Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 2014 का वह समय था जब सबसे ज़्यादा उत्साहित वह युवा था, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हतोत्साहित है, अवसाद में है तो इस गवर्नमेंट से तो वह युवा है, वह छात्र है। तकरीबन 84% जो है वो युवा बेरोजगार है। इतिहास में पहली बार हुआ कि सीबीएसई के भी जो पेपर थे वह वर्तमान समय की सरकार के निर्देशन में लीक हुए हैं। जो इनकी अग्निवीर स्कीम लाई गई है, ये कोई रोजगार नहीं है भाई। रोजाना उत्तर प्रदेश में 3 जो छात्र रोजाना आत्महत्या कर रहा है। इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है और इस प्राइवेटाइजेशन से हमारे देश के जो युवा हैं बहुत आक्रोशित हैं। साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। वो इलेक्शन के टाइम पे जाके भाषण जरूर दे सकते हैं, लोग बहुत मर रहे हैं पर वहाँ पे वो अभी उनके पास जाने का टाइम नहीं है। जो डॉक्टर्ड वीडियो की जो जहाँ तक बात है वो अभी तक चल ही रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सच्चाई है। इसमें ये बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट लूट मचाया गया है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी मैं हूँ जेएनयू कैंपस में। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है, ये छात्र यहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर पीएचडी के जो रिसर्चर हैं, स्टूडेंट वो हैं, उनमें मैं बात करने आया हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर मुद्दा छात्रों के बीच क्या रहेगा। साथ में हम कुछ ऐसे भी स्टूडेंट से बात करेंगे जो अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो उम्मीदवार उतरे हैं कांग्रेस की तरफ से, कन्हैया कुमार, वो कभी इसी हॉस्टल में रहा करते थे और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर कहें कि एक तरह से बूम भी आया। और एक ऐसी भी घटना हुई जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। तब तो वो लेफ़्ट में थे और लेफ़्ट के बाद अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा गया है। लेकिन कुछ छात्र हैं, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मुद्दे स्टूडेंट के बीच में क्या रहेंगे। आप अपना नाम बताइए, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन से पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर क्या है, उसके बाद आप इलेक्शन पे बताइए। देखिए, मेरा नाम अखिलेश है और मैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा छात्रावास का अंतावासी हूँ और यहीं जेएनयू में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज डिपार्टमेंट है, वहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। 24 को लेकर चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोग के बीच में, छात्रों के बीच से अगर देखें? छात्रों के और युवाओं के लहजे से देखा जाए तो 2014 में सबसे ज़्यादा जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे नरेंद्र मोदी को लेकर के, चूँकि उनके तमाम मुद्दे थे जैसे 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख और सारी चीज़ें कि ताकि जो छात्र युवा है इनकी तरफ लुभावित हो जाए। लेकिन वर्तमान समय में इन 10 सालों के टेन्योर में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि कोई हतोत्साहित है, सबसे ज़्यादा कोई यदि ठगा गया है तो वह छात्र है, वह युवा है। यदि हम उत्तर प्रदेश का डाटा ले तो रोज़ाना 3 छात्र वहाँ पर आत्महत्या करता है बेरोजगारी के दंश में। यदि हम पूरे देश की बात करें तो बेरोजगारी का दर इस कदर ऊपर आया हुआ है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि तकरीबन 84% जो है वो युवा बेरोजगार है। उसमें से भी पढ़े लिखे जो युवा हैं उनकी आबादी 60% उससे भी ऊपर है। तो वर्तमान समय का जो भारत देश का युवा है वह पूरा देखे हुए, टकटकी लगाए हुए कि कौन युवाओं की बात कर रहा है, कौन हमारे मसलों को उठा रहा है, कौन हमारी स्कॉलरशिप को लेकर के बात कर रहा है, कौन पीएचडी को लेकर के बात कर रहा है, कौन नौकरियों को लेकर के बात कर रहा है। सिर्फ नौकरियां सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन अलग तरीके से डेवलप कर रहा है। तो जो युवा है वह पूरी तरीके से लगभग आप देखेंगे तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, चाहे युवाओं का, छात्रों का, प्रतियोगियों का जो भी हब है, चाहे वह मुखर्जी नगर का हब हो, चाहे वह हब हो इलाहाबाद का, पटना का, बनारस का, लगभग आप आने वाले समय में देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वह रेलवे की घटना को लेकर के हो, चाहे आरओ और एआरओ के भर्ती के जो पेपर लीक हुए हैं उनको हो, चाहे एसएससी के लीक पेपर हुए हों। इतिहास में पहली बार हुआ कि सीबीएसई के भी जो पेपर थे वह वर्तमान समय की सरकार के निर्देशन में लीक हुए हैं। और जब जांच होती है तो आप देखेंगे कि एक बड़ा महकमा है जो कि इनसे संबंधित जांच में पकड़े जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि जो युवा है सरसरी निगाहों से देखते हुए कि जो हमारे भविष्य को लेकर के बात करेगा, जो हमारे मुद्दों को लेकर के बात करेगा, जो हम सब की तरीके से बात करेगा, हम उनकी तरफ वोट भी करेंगे, उनकी पक्ष में भी जाएंगे। और एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि बहुत ही
तरीके से जो वर्तमान सरकार है वह पूरे देश के कैंपसेज में जो स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस हैं उसको बंद करने का काम किया है, उसको ख़त्म करने का काम किया है। आज वर्तमान समय में देखेंगे कि पूरे देश में जो कैंपसेज हैं वहाँ से छात्र नेताओं की जो एक लाट आती थी वह आना बंद हो गई है। वह छात्र नेता जो कि इनकी नुमाइंदगी करते थे, छात्रों के मुद्दे पे लड़ते थे, वह छात्र नेता जो कि उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार से आंखों में आंखें डाल करके बातें करते थे। भारतीय छात्र राजनीति को एक हमारे विदेशी लेखक हैं फिलिप आल्डबैक, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स को दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक है वैल्यू ओरिएंटेड, सेकेंड है नॉर्म ओरिएंटेड। जो नॉर्म ओरिएंटेड स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वह किसी एक स्पेसिफिक गोल को लेकर के लड़ती है। जैसे कि यदि हमारे यहाँ 400% फीस वृद्धि हो गई तो यदि हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो ये नॉर्म ओरिएंटेड हमारा गोल होता है। और यदि हम किसी वैचारिकता को लेकर के लंबे समय से लड़ते हैं तो वो हमारा वैल्यू ओरिएंटेड है। लेकिन नेशनल मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि देखिए कुछ मुद्दे होते हैं क्षेत्रीय होते हैं जिसको लेकर ज़्यादा जो पार्टी है अभी नेशनल पार्टी है वो उठाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं उसको लेकर जिक्र ज़्यादा करती है और उसी से उनको वोट भी मिलता है। वो वोट बैंक की तैयारी करते हैं। नेशनल छोटे मोटे मुद्दे को वैसे ही वो बोलते हैं कि ये हमारे लिए मुद्दे नहीं है। जो एक आम आदमी का असली मुद्दा है वो नेशनल पार्टी को वो मुद्दा नहीं दिखता। तो आपकी नज़र से, एक छात्रों की नज़र से क्या कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो नेशनल के साथ क्षेत्रीय भी हो? देखिए, लगभग जो बेरोजगारी का मसला है वह यहाँ पर नेशनल ही मुद्दा नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मतलब एक है कि आप देखेंगे अग्निवीर जो इनके द्वारा स्कीम लाई गई, अग्निवीर से पहले जो गांव के परिवेश का जो छात्र होता था, जो युवा होता था, वह क्या करता था कि गांव में यदि पारिवारिक बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है, मजबूत नहीं है, यदि वह स्कूलों कॉलेजों में वह पहुंचने भर सामर्थ्य नहीं रहता था तो वह ग्राउंड पे जाकर के सुबह में दौड़ करके वह आर्मी में हो जाता था। पहले क्या था कि आर्मी में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको नौकरी की पूरा पैसा मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी। और यदि वह नौकरी के दौरान उसका देहांत होता है तो उसका बेटा नौकरी में आएगा, और यदि मतलब नहीं रहता है तो उसके माता पिता को उस तरीके से पेंशन वगैरह मिलती हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो इनकी अग्निवीर स्कीम लाई गई है, 4 साल की इनकी स्कीम है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो न उसको शहीद का दर्जा देंगे, न उसके परिवार को उस तरीके की सुविधा है, चाहे वह कैंटीन की उस तरीके से हो, चाहे जो एक फौजी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। लेकिन सरकार तो कह रही है रोजगार। आज जो ये कोई रोजगार नहीं है भाई। एक व्यक्ति को आप भेज देते हो सीमा पे लड़ने के लिए, वो शहीद होता है और दोपहर से उसको 4 साल की स्कीम के तहत लाते हो। एक चीज़ है कि जो वर्तमान समय का युवा है, हम भी अपने गांव से आते हैं जहां पर हर साल लगभग लड़कों की फौज ग्राउंडों में दौड़ने के लिए जाती थी। वर्तमान समय में एकाएक इतना तेज़ी से गिरावट आया है कि लोग जाते नहीं है दौड़ने की। मैं इसी होली पे अपने घर गया था, जो हमारे पड़ोसी थे, लड़का उनका बड़ा हो गया था। हम पूछे कि फौज में नहीं जा रहा है क्या, तो उसकी माता का यह जवाब था कि भैया जा करके तो वहाँ सेना पे शहीद तो हो जाई हैं, लेकिन पता चले कि शहीदों का ना दर्जा मिली और अगले के बाद टेम्पू से घरे लेकर के भेज दिया, न कोनो पेंशन न कोई कुछ। तो इस तरीके से हतोत्साहन आया है। वर्तमान समय का युवा देख तो रहा है कि पहले जब हम फौज में थे तो हमें सूट भी मिलता था, हमें बूट भी मिलता था, हमें पेंशन भी मिलती थी, हमें सारी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय का जो अग्निवीर का देखने वाला स्कीम है, वह व्यक्ति एक कच्छा और बनियान में जरूर बैठा हुआ है। वह देख रहा है कि पहले हमको बूट मिलता था, इस समय हमको कच्चा बनियान में बैठा दिया गया। उसके अंदर वह ज्वाला है, उसके अंदर वह आग है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं में लेकर के, छात्रों में लेकर के एक बहुत भारी अंडर करंट है, जो कि इनसे बदला लेने के लिए वह तत्पर है। और इस बार इनको यह बदला अपने वोटों से देगा और एक लगातार इनको जो झटका देगा, इनको समझ में आ जाएगा या दिल्ली से ही बैठे बैठे ये जो मशरूम खाते हो या जो भी खाते हो उससे संभलने वाला नहीं है। तो इस बार छात्र अभी सत्ता में जो है सरकार उससे नाराज है, एक तरह से एक लाइन में अगर कहें तो। बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल वो मुद्दा है, उत्साहित है। रोजगार मसला है, शिक्षा मसला है, लगातार फंड कट्स किए जा रहे हैं, पीएचडी की सीटें काट। देखिए, जो युवाओं की नौकरियां, एक तरफ एकेडमिया हो गया, दूसरी तरफ वो नौकरियां हो गई जिसमें कि प्राइवेट परीक्षाएं, प्राइवेट को भी हटा दीजिए। एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र और दूसरी तरफ एकेडमिया में जाने वाले छात्र। अच्छा, जैसे जेएनयू जो है वो एकेडमिया में जाने वाला है, कुछ लोग प्रतियोगियों में परीक्षाओं में भी जाते हैं। एक बहुत बड़ी लाट जो गांव में है वो उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जाती है, जैसे कि आर्मी की हुई, पुलिस की हुई, एसएससी की हुई, जीडी की हुई, या मतलब आरओ इस तरीके का, या स्टेट पीसीएस हुआ, इस तरीके की परीक्षाएँ। तो यह जो आंकड़ा मैंने आपको दिया कि रोजाना उत्तर प्रदेश में 3 जो छात्र रोजाना आत्महत्या कर रहा है, वह
इलाहाबाद में हम लोगों का एक समय काम था, जो कि प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा हब है, जैसे यहाँ मुखर्जी नगर है, पटना है, तो लगभग रिजल्ट आते हैं और लड़के आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का अवसाद, इस तरीके की चीज़ें जिसको न एड्रेस करके लोक लुभावने और बल्कि दूसरी तरफ अपना ध्यानाकर्षण करना, तो इस समय का जो इस बार का युवा है पूरा तरीके से इनको देखा हुआ है। और भारत में जो छात्र राजनीति की, जिस पे मैंने आपसे पहले भी आपका ध्यानाकर्षण कराया कि जो छात्र है, जो युवा है, इन मसलों पर बात ही ना करे, इस वजह से इनका टारगेट करके पूरे देश के कैंपसेस से लगभग इन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन को बैन करने का काम किया है। और जो छात्र नेता इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है, उनके खिलाफ इतने गंभीर संगीन धाराओं में यह मुकदमे दर्ज किए हुए, मेरे जानने वाले ऐसे लगभग दर्जनों से ऊपर छात्र नेता हैं जो कि नैनी जेल में, बनारस की चौका घाट जेल में और लखनऊ जेल में अभी भी बंद हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने सरकार, ये जो आताताई सरकार है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आप तो दिल्ली में थोड़ा बहुत आवाज़ भी उठा ले रहे हैं या अन्य जगहों पर, पता नहीं कैसा मामला है। यूपी में तो आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आपका तो घर ढहा देंगे भाई। एक तरफ उधर बुलडोजर बाबा हैं कि कौन से बाबा हैं, तो बुलडोजर ही बाबा तो कह रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपराधी है उनको मार रहे हैं, आप कर रहे हैं बुलडोजर बाबा नहीं। भाई साहब मुझे आप यह बताइए, ठीक है, मैं आपके ही सवाल पर आता हूँ कि एक व्यक्ति, एक छात्र, पता चले कि पहली पीढ़ी का छात्र जो कि अपने घर परिवार से निकल करके किसी तरीके से शिक्षा दीक्षा लेने आया, 2 जून की रोटी माता पिता कमाते हों, किसी तरीके से पेट काट करके बच्चे को भेजे हैं पढ़ने के लिए। बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करता है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करता है और लगभग वह पास करने के स्थिति में रहता है। ठीक पता चलता है कि ठीक उसी के समक्ष एक बड़ा इनका एक चैनल खड़ा हुआ है, जिससे कि यह पेपर लीक कराते हैं और उन लोगों से उसके एवज में पैसे लेते हैं। तो या तो पेपर लीक होता है, यदि जब उसके खिलाफ हुआ होता है तब तो किसी तरीके से वह बैक करते हैं, अन्यथा पता चले कि लोग पैसे दे करके उस पेपर को खरीदे हैं। जो मेरिट 70 पे आती थी, वह मेरिट सीधे 90, 95, 100, 105 पे चली जा रही है। तो ऐसे परिदृश्यों में, जहां फिर से मैं बताया कि उसी बुलडोजर बाबा के स्टेट में जहां रोजाना 3 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और इस अवसाद के कारण, बेरोजगारी के कारण, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं यहाँ आप किसी का घर गिरा दिए। और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए कि नहीं यहाँ पेपर लीक कैसे हो गया, पेपर लीक में तमाम लीकेज हैं, तो आप उनके भी खिलाफ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दें, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए तो आप आंखों पर पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय के लिए नहीं। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि 2014 का वह समय था जब सबसे ज़्यादा उत्साहित वह युवा था, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हतोत्साहित है, अवसाद में है, तो इस गवर्नमेंट से तो वह युवा है, वह छात्र है। छात्रों की नाराज़गी भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए इस बार कि जेएनयू से एक कैंडिडेट का नाम है, वो बहुत चर्चा है उसको लेकर, वो यहीं से पढ़े और कहा जाता है कि जहाँ तक जानकारी मुझे मिली कि ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में ही रहे। तो आप तब क्या कर रहे थे और अभी उनके साथ अगर हो कुछ भी जानकारी हो तो आप वो मुझे बताएं, कन्हैया कुमार को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अभी आपको पता चला है कि कांग्रेस की तरफ से नॉर्थ ईस्ट सीट जो है दिल्ली का, वहाँ पे कन्हैया कुमार कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा 2024 में। जो कन्हैया यहाँ जेएनयू से ही पढ़ाई करा है उन्होंने, यहाँ से उन्होंने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करा है और यहाँ पे वो 2015-16 में वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं यहाँ पे। जेएनयू के अध्यक्ष, जेएनयू एसयू के जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है उसके अध्यक्ष रहे हैं। और हम मतलब आशा करके उनके तरफ देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की मांग को उठाते थे, स्टूडेंट्स की बातों को उठाते थे कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने हकों के लिए लड़ रहा है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, फेलोशिप हो, चाहे वो यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट की बात हो। तो ये सब बातें आगे भी अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में भी वो स्टूडेंट्स की बात, छात्रों की बात प्रमुखता से रखें पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बीचों में इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि आज जो देश है हमारा, जो युवा देश कहलाता है, इस देश में जो युवा लोग हैं आज वो किसी साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। वो पीड़ित है एक तरीके से, वो पार्लियामेंट की तरफ देखता है कि हमारे लिए भी कुछ आएगा, पर इस पार्लियामेंट में युवाओं के लिए कुछ नहीं आता है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एडमिशन का इतने फीस हो, फीस वृद्धि हो। आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से फीस वृद्धि गई है, किस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पूरे एजुकेशन के स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। और इस प्राइवेटाइजेशन से हमारे देश के जो युवा हैं बहुत आक्रोशित हैं और वो अफोर्डेबल एजुकेशन के कारण इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो जो बात थी, एक चीज़ मैं आपसे पूछा कि जैसे कन्हैया को लेकर जिक्र होता है,
तो वो इस हॉस्टल में कितने साल तक रहे होंगे लगभग? जो उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि 4 साल की पीएचडी है, तो वो एक्स्ट्रा लेके टाइम ले लेके 12 साल लोग मजाक उड़ाते थे कि 12 साल लोग रहेगा, पीएचडी करेगा 12 साल यहाँ रह के, जो फ्री में ऐसे ही रह रहे हैं। तो ऐसी कोई जानकारी है? और उसका भी मुझे जिक्र बताइए, जो इंसिडेंट हुआ था उनको लेकर नारेबाजी हुई थी उन पर, तो वो भी घटना तो जेएनयू से ही थी। उसका जिक्र भी अभी होता है कि तब उनको बोला गया था कि राजद्रोह, देशद्रोह। तो उस वक्त आप थे उस प्रोटेस्ट में? देखिए उस जहाँ तक मुझे पता है कि उस वक्त मैं यहाँ पे कैंपस में ही था, बट वही है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था राजद्रोह का ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो साबरमती का जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे वो कन्हैया कुमार वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं थे। वो यहाँ के प्रेसिडेंट जरूर थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को बहुत सारे काम होते हैं। वो एक छात्र, आम छात्र भी होता है प्रेसिडेंट के होने के साथ साथ, तो उसे अपने पढ़ाई का भी, अपना डिग्री का कंप्लीट करना होता है, उन्हें अपने पीएचडी भी कंप्लीट करनी होती है। और उन्होंने यहाँ यहीं से पीएचडी कंप्लीट की है। और देखिए पीएचडी तक पहुँचते पहुँचते तो आपको यहाँ पे अगर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं तो उनको भी उतना ही वक्त लगा है। और अगर कोई पढ़ रहा है तो मतलब मुझे लगता है कि वो छात्र की वो है, छात्र अपना पढ़ाई कर रहा है। दूसरे आम लोगों को जो है वो अगर उनको ऐसा लगता है कि इतना टाइम वक्त लग रहा है, तो वो भी पीएचडी करके देख लें। वो भी जेएनयू जैसे संस्थान में या कहीं से भी आके आप वो पढ़ें, उन्हें पता लग जाएगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो उस वक्त का हो अभी आपको याद और जिक्र करना चाहें आप? जैसे इंसिडेंट क्या, मतलब जैसे इस साल भी 4 साल बाद इलेक्शन हुआ है रिसेंटली 2024 में, जो 23-24 का जो इलेक्शन अभी इस साल मार्च में हुआ है। तो ये 4 साल बाद इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो नए आए हैं वो शायद से इलेक्शन पहली बार देख रहे हैं। पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, तो मैंने यहाँ पे पहले के भी इलेक्शंस देखे हैं कि मतलब लाइक लोगों को बीच में इलेक्शन होना, मतलब लाइक वो जो इलेक्शन में जो जीतते हैं उनकी तरफ वो आँख टका के देखते रहते हैं, क्योंकि वो शायद से उनकी बात को रखेंगे, वो उनकी बातों को मजबूती से रखेंगे। वो जैसे अगर वो देखते हैं कि अब प्रेसिडेंट होगा तो हमारी जो, अगर मेरे साथ कोई अन्याय होगा तो उस बात को वो प्रमुखता से रखेंगे। जैसे एक कोई छात्र जिसकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी इशू हो रहा है, चाहे वो हॉस्टल इशू हो, चाहे वो एकेडमिक इशू हो, चाहे वो किसी भी सेंटर में कोई डिस्क्रिमिनेशन इशू हो, चाहे किसी के साथ अगर अभद्रा से, मतलब लाइक कुछ भी अगर इशू हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर वो यूनियन के पास ही जाएगा, जो सो डैट कि वो चीज़ को सॉल्व कर सके। मुझे ये लगता है कि यूनियन जैसे जेएनयू का है वैसे हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जो कि इस चीज़, जैसे बढ़ता हुआ फीस का मामला हो, जैसे 2019 में जब बढ़ता हुआ फीस को लेकर जेएनयू में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें वो विवाद कैसे हुआ था? उसका कोई जानकारी है? वो विवाद शुरू कैसे हुआ? कौन सी विवाद? जो 16 वाला जो विवाद था कन्हैया को लेकर, वो विवाद कैसे शुरू हुआ था? वो किस वजह से हुए थे? और जिससे अरेस्ट भी होने लगा, उनके चर्चा होने लगी कि हॉस्टल में 12 साल रह के लोग पीएचडी करता है। 12 साल मतलब मजाक उड़ा रहे थे लोग उनका कि 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल लगा दिए हैं, फ्री में मिलता है तो हॉस्टल में रह लेते हैं आके। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो लोग जो ऐसा कह रहे थे, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, बट अगर जो यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, अगर कोई जैसे कन्हैया ने यहाँ पे पढ़ाई करी है, आके मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करा है, तो वो कन्हैया ने इसके लिए बहुत बेजोर मेहनत की है इस चीज़ तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिहार के उस जगह से जहाँ से कि वहाँ पे कोई एजुकेशन का वैसा सुविधा है नहीं, उसके बाद लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं कि हम कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके अफोर्डेबल एजुकेशन को लेके हम अपनी पढ़ाई करें। और ये वाद विवाद की जो बात है वो उसकी भी आप देख लीजिए, उस पर उसका केस अभी भी चल ही रहा है, या उसके ऊपर जो भी जो डॉक्टर्ड वीडियो की जो जहाँ तक बात है वो अभी तक चल ही रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सच्चाई है इसमें। एंड कन्हैया जैसे यहाँ पे जेएनयू में छात्र संघ में भी जीत कर आए, अभी उनके पर मतलब बहुत सारे अलग अलग केसेस एलेज किए गए हैं, बट वो सब से बाहर आके आज वो फिर से अभी कंटेस्ट कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। और जैसा कि आपका कहना था कि वो विवाद कैसे हुआ था, बट वो विवाद में शायद से जो भी हुआ था वहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए, कुछ लोग बाहर से भी थे, और कुछ ऐसे वीडियोस भी चलाए गए हैं जो कि मतलब लाइक वो काफ़ी नारेबाजी जो तो डॉक्टर्ड वीडियो था, वो तो ओरिजिनल था भी नहीं वहाँ पे। मैं मतलब जहाँ तक मुझे इस बात पे विश्वास है। हाँ, उसी वीडियो को लेकर जिक्र होता रहा है कि वो नारेबाजी लगाए देश के खिलाफ में कि हमें आज़ादी चाहिए। नहीं, देश के खिलाफ कौन हो सकता है यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कोई भी छात्र देश के खिलाफ हो सकता है। कोई भी छात्र देश के खिलाफ क्यों होगा? देश में ही अगर देखा जाए कि अगर देश में अगर फीस वृद्धि हो तो वो फीस वृद्धि के खिलाफ हो सकता है। कि अगर किसी भी छात्र को अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो वो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ लगा सकता है कि हमें जैसे हॉस्टल मिलना चाहिए, अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए। कोई फीस वृद्धि के खिलाफ अगर छात्र नारे अगर लगा रहा है तो वो देश के खिलाफ नहीं होता है। हम सब देश के लिए
लिए हैं, हम सब देश को मतलब देश के लिए ही मतलब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो डैट कि हम अपने देश के लिए आगे कुछ कर सके, देश के लिए आगे कुछ अच्छा कर सके। यही इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। देश के खिलाफ कोई नहीं है यहाँ पे। तो इस बार के चुनाव में अभी दिल्ली से अब लड़ रहे हैं, पहले बिहार से उन्होंने लड़ा लेफ्ट से, लेकिन वो हार गए बेगूसराय से। तो अभी नॉर्थ ईस्ट से लड़ रहे हैं, तो आप लोग जाएंगे, छात्रों का समर्थन वहाँ रहेगा क्या? मतलब जो कन्हैया हैं उनके लिए, उनको तो वहाँ के लोग भी समर्थन करेंगे, और जो आम छात्र है वो भी मतलब एक तरीके से पूरे देश, उनके देश में उनको लोग फॉलोअर्स हैं, उनके देश भर में उनके फॉलो करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक जाने की बात है, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा उन्हें सपोर्ट करने के लिए, कन्हैया को। एक लाइन में बोलें तो देश का मुद्दा क्या क्या होगा जिस पर चुनाव होगा इस बार, क्या क्या छात्रों की तरफ देश से? का मुद्दा युवाओं का मुद्दा होगा, देश का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा होगा, देश का मुद्दा किसानों का मुद्दा होगा, देश का मुद्दा नारियों का मुद्दा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही, इतना महंगाई हो रखा है, स्कूल एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी का, आप नारियों का मुद्दा देख लीजिए, वो कहीं भी सेफ सिक्योर नहीं कर रही हैं, वो आवाज़ उठा रही हैं। चाहे वो मणिपुर में एक कारगिल के जो जवान थे, उनकी वाइफ को मतलब नग्न व्यवस्था में उन्हें घुमाया गया है। मुझे उस चीज़ को कंडेम करता हूं, और उस चीज़ पे मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो वहां पे जाएं, जो कि 1 साल हो गया अभी तक वो प्रधानमंत्री वहां पे मणिपुर नहीं गए हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे जाके भाषण जरूर दे सकते हैं, वो इलेक्शन के जाके वहाँ पे भाषण देने के लिए वहाँ पे बहुत मतलब उनके लिए और भी मंत्री हैं जाते हैं, बट जो इलेक्शन के बाद जब वहाँ पे ऐसा जैसा हादसा होता है, वहाँ पे लोग बहुत मर रहे हैं, पर वहाँ पे वो अभी उनके पास जाने का टाइम नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा। चाहे किसानों की बात हो, किसान एमएसपी, किसान लोन ले लेता है, किसानों के घर से ट्रैक्टर छीन लिया जाता है, उठा लिया जाता है, और वो किसान का लोन माफ़ नहीं होता है, किसानों को एमएसपी तक नहीं मिलता है। पर वही है कि जो इतने सारे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, कॉर्पोरेट लूट मचा रखा है। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड देख लीजिए, किस तरीके से इलेक्ट्रोल ये बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट लूट मचाया गया है। कॉर्पोरेट चंदा के नाम पे एक तरीके से पूरे पार्टी को जो कंपनी जो लॉस में जा रही है, वो हज़ारों करोड़ दे रही है चंदा। जिस तरीके से वो फर्जीवाड़ा किया गया है, काले धन को सफ़ेद धन के जरिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए दिया जा रहा है। शुक्रिया कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस चीज़ पे कार्रवाई करी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बंद किया है। चुनाव में कई सारे मुद्दे रहेंगे और जिसको लेकर छात्र जिक्र भी कर रहे हैं, वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हो। साथ में ये भी होगा कि कई तरह से वादे भी किए जा रहे हैं पक्ष विपक्ष की तरह से, और कई तरह से दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी भी दावे वादे दोनों कर रही है, बीजेपी भी दावे वादे कर रही है, लेकिन छात्रों के बीच में एक अलग ही मुद्दा नजर आ रहा है कि शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, और भी कई मुद्दे हैं। देखते हैं छात्रों से और भी बातचीत होती है तो।